एवरीवन, भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है गुलजार और इस वीडियो में हम पंजाब की एक केस स्टडी पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि पंजाब में किस तरीके से भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वो पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे प्राकृतिक संसाधनों का दायित्वपूर्ण और विवेकपूर्ण उपयोग, जिसमें हमने नवीकरणीय संसाधनों का पुनर्स्थापन और पुनर्जनन पढ़ लिया था, जिसमें हमने दो उदाहरण लिए थे, एक तो भूजल का और दूसरा मृदा का या मिट्टी का। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो भूजल है उसको निकालने की दर ज़्यादा है और भूजल के दोबारा से भरने की दर कम है। इस वजह से जो भूजल है वो कम होता जा रहा है, उसका जो लेवल है वो बहुत नीचे चला जा रहा है। ठीक है, दूसरी हमने जो मृदा देखी थी उसमें देखा था कि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो कीटनाशक होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से मिट्टी का उपजाऊपन भी खत्म हो रहा है। तो अब हम पंजाब से देखने वाले हैं भूजल के बारे में कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर एक गंभीर संकट आ गया भूजल से रिलेटेड। तो पंजाब की जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है। ठीक है, वहाँ पर भूजल संसाधन तीव्र गति से क्षीण हो रहे हैं, जो भूजल है वो बहुत तेजी से नीचे जा रहा है। तो पंजाब जो है ये हरित क्रांति का केंद्र था। हरित क्रांति जो थी ये 1960 के दशक में आई। ठीक है, तो इससे पहले 1960 से पहले भारत जो था ये फूड ग्रेन्स में या जो खाद्यान्न होते हैं, खाद्यान्नों में भारत सेल्फ सफिशिएंट नहीं था या आत्मनिर्भर नहीं था। मतलब अपनी जनता को खिलाने के लिए भारत जो है वो दूसरे देशों से इम्पोर्ट करता था, यानी आयात करता था, दूसरे देशों से अनाज को अपने देश में मंगाता था। तो 1960 में क्या होता है, हरित क्रांति होती है। हरित क्रांति की वजह से हमारी जनसंख्या के एक बड़े भाग को भोजन उपलब्ध हो पाया, क्योंकि हरित क्रांति से जो खाद्यान्न थे उनका बहुत तेजी से जो है वो उत्पादन होने लगा। तो भारत को खाद्यान्नों के विषय में आत्मनिर्भर बनाने में योगदान दिया जो हरित क्रांति है उसने। ठीक है, अब हरित क्रांति में एक तरह के बीज जो हैं उनका इस्तेमाल किया गया। इन बीज को बोलते हैं HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, या उच्च उपज वाले जो बीज होते हैं वो। ठीक है, तो इन HYV सीड्स को जो है वो बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है और बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी कि रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक चाहिए होते हैं। तो पानी कहाँ से आएगा? पानी के लिए जो पंजाब और जो हरियाणा के किसान थे उन्होंने भूजल को निकालना शुरू कर दिया। तो वर्तमान में जो पंजाब है वहाँ पर संधारणीयता की समस्या आ गई है। संधारणीयता की समस्या कैसे? जो प्रकृति है उसका दोहन अल्प समय में ही पुनर्जनन से अधिक किया गया है। जो वहाँ का भूजल है, जो वहाँ की मिट्टी है, उनको बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर दिया गया है, दोहन कर लिया गया है। जो पानी है वो उतनी तेजी से भर नहीं पा रहा है जितनी तेजी से उसे निकाला जा रहा है भूजल को, है ना। तो प्रकृति का दोहन बहुत ज़्यादा कर लिया गया है, तो इसीलिए संधारणीयता की समस्या पंजाब में आ रही है। यद्यपि यह चिंता केवल पंजाब तक ही सीमित नहीं है, यानी कि यह और भी राज्यों में देखी गई है जो भूजल की समस्या है वो, जैसे कि हरियाणा में, जैसे कि राजस्थान में, जैसे कि तमिलनाडु में, इन राज्यों में भी ये परेशानी देखी गई है। तो पंजाब और हरियाणा ये दो ऐसे राज्य थे जहां पर हरित क्रांति का जन्म होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है खेती ये दो राज्य करने लगते हैं। तो 1960 के दशक में कृषकों ने गेहूं और धान की उच्च उपज वाली किस्मों की ओर देखना आरंभ किया। गेहूं और धान जो है, धान मतलब जो चावल होता है वो। ठीक है, तो गेहूं और धान के उच्च उपज वाली किस्में यानी कि वही HYV सीड्स जो हैं उनका यूज़ किसानों ने करना शुरू कर दिया। तो सबसे ज़्यादा गेहूं और चावल इन्हीं की पैदावार होने लगी। ठीक है, तो ये जो HYV सीड्स हैं इनको पारंपरिक बीजों की तुलना में अधिक जल की आवश्यकता होती थी और कृषकों ने इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए भूजल का दोहन प्रारंभ कर दिया, है ना। जब इन्हें पानी चाहिए रहेगा तो पानी कहीं ना कहीं से तो लेके आएंगे ना किसान, तो कहाँ से लेकर आए? भूजल को निकाल के इनमें पानी दिया। इसके साथ ही साथ निःशुल्क विद्युत की आपूर्ति दे दी गई इन किसानों को, जिसके कारण भूजल का अत्यधिक दोहन हुआ। जो 1960 का टाइम पीरियड है उस टाइम पर भारत जो है वो खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। तो खाद्यान्नों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत ने क्या किया, अलग अलग राज्यों की सरकारों ने फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना शुरू कर दी। तो जब फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो फार्मर्स ने भूजल को बहुत ज़्यादा निकालना शुरू किया। और ये जो स्थिति है निःशुल्क विद्युत देने की, ये भारत के अधिकांश भागों में आज भी है। जैसे कि पंजाब में फ्री इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, तेलंगाना में फ्री बिजली दी जाती है, महाराष्ट्र में भी दी जाती है। ठीक है,
तो ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति में जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड चाहिए, यानी HYV सीड चाहिए, उनको ज़्यादा पानी चाहिए। पानी के लिए भूजल को निकालना शुरू किया, इसके साथ ही साथ निःशुल्क विद्युत उन्हें मिल गया किसानों को, है ना। और जो आधुनिक कृषि तकनीकें हैं उनके लिए रासायनिक कीटनाशक और उर्वरक भी चाहिए होते हैं, बहुत ज़्यादा इनका उपयोग किया जाता है। तो इन कीटनाशकों और उर्वरकों से क्या होता है, जो मिट्टी है उसका जो उपजाऊपन है वो भी कम होने लगता है ना। इसके साथ ही साथ ये जो केमिकल्स वगैरह हैं ये भूजल में भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो इन कारकों का जो संयुक्त प्रभाव है वो ये है कि पंजाब के एक बड़े भाग में भूजल स्तर जो है वो लगभग 30 मीटर की गहराई तक पहुंच गया है। अब जो पंजाब का मैप है वो भी यहाँ पर दिया गया है। जो ये मैप जो है यहाँ पर अलग अलग कलर्स जो दिखाए गए हैं ये अलग अलग ग्राउंड वाटर लेवल को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये जो ब्लू कलर है ये 0 से 2 मीटर की बात कर रहा है। जो MBGL में ये दिखाया गया है, MBGL मतलब कि मीटर बेलो ग्राउंड लेवल, यानी कि भूतल से मीटर नीचे। जैसे कि ये हमारा मान लो ग्राउंड लेवल है, जो भूमि है वो है, ठीक है। अब हम इससे कितना मीटर नीचे जाएंगे तब जाकर हमें भूजल मिलेगा, तो वो मीटर्स में यहाँ पर दिखाया गया है। तो ये जो है वो 0 से 2 मीटर को दिखाता है, ये वाला जो कलर है ये 2 से 5 मीटर को दिखाता है, फिर उससे जो हल्का कलर है 5 से 10 मीटर को दिखाता है, फिर रेड कलर में जो लाइट रेड है वो 10 से 20 मीटर को दिखा रहा है। जैसे कि यहाँ पर कुछ कुछ रीजन्स हैं, है ना। जैसे ये जो रीजन है यहाँ पर लगभग 10 से 20 मीटर पर जो ग्राउंड वाटर है वो मिल जाता है। फिर जो उससे गहरा कलर है जैसे कि ये वाला जो है जिसमें जलंधर आ जाता है, मोगा है, बरनाला है, संगरूर है, पटियाला है, यहाँ पर कितना लेवल पर मिलता है, यहाँ पर 20 से 40 मीटर पर पानी मिलता है। इसके अलावा जो सबसे डार्क रेड कलर है, जो ये वाले रीजन्स हैं, यहाँ पर जो पानी है वो 40 मीटर से भी ज़्यादा नीचे जब गहराई में जाएंगे तब मिलेगा, समझे। तो पंजाब में जो ज़्यादातर पार्ट है वो ज़्यादातर जो है वहाँ पर ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो कीटनाशकों और उर्वरकों के रसायन भूजल में घुल गए हैं, जो केमिकल्स हैं वो भूजल में मिल गए हैं। तो केमिकल से क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्या होंगी। तो जो पंजाब में जो ग्राउंड वाटर को निकाला जा रहा है उससे सिर्फ ऐसा नहीं है कि नेचर को नुकसान हो रहा है। पहली बात तो भूजल का जो लेवल है वो कम होता जा रहा है, उसका स्तर गिरता जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात, मिट्टी की भी क्वालिटी बेकार होती चली जा रही है क्योंकि वहाँ पर केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है ना। और तीसरी बात, जो केमिकल है वो भूजल में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर वो केमिकल्स जा रहे हैं, जिससे हमें भी हेल्थ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो ये भूजल का निष्कर्षण यहाँ पर दिखाया गया है। कैसे कि जो पंप है, पंप के थ्रू पानी को निकाला जा रहा है और खेतों में खूब सारा पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है। इसी तरीके से जल से भीगे धान के खेत यहाँ पर दिखाए गए हैं। जो धान के खेत होते हैं ना, जो चावल का उत्पादन किया जाता है उसमें खेत में हमेशा पानी भरा रहना चाहिए, तो इसको भी बहुत ज़्यादा पानी चाहिए रहता है। तो ये भी जो है वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप होती है जो चावल है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है। तो पानी चाहिए होगा, तो जहाँ पर ज़्यादा नदियाँ अगर नहीं होंगी तो लोग क्या करेंगे, भूजल में से निकालेंगे, तो फिर वहाँ पर भूजल जो है वो कम होता चला जाएगा। तो पंजाब के लगभग 80% क्षेत्र को अति दोहित के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अति दोहित यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो निकल चुका है। दूसरे शब्दों में हमने भूजल के पुनर्स्थापन एवं पुनर्जनन की तुलना में कहीं अधिक अनुपात में जल का दोहन किया है ना, क्योंकि भूजल जो है वो दोबारा से पुनर्स्थापित या पुनर्जनन उसका नहीं हो पा रहा है। दोबारा से बारिश वगैरह से जो भूजल है, जो मान लो इसे ऐसे समझकर देखो, हम जो है वो लगभग 100 ml पानी निकाल रहे हैं, लेकिन भूजल के भरने की दर है 10 ml प्रति वर्ष, और हम हर साल 100 ml निकाल ले रहे हैं। तो हमारे निकालने का जो रेट है वो ज़्यादा है ना, तो भूजल को निकालने का रेट ज़्यादा है और उसके भरने का रेट कम है, जिसकी वजह से अति दोहित के रूप में पंजाब के 80% क्षेत्र को क्लासिफाई किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि अल्पावधि के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। थोड़े समय के लिए तो खाद्य सुरक्षा हमें मिल गई, क्योंकि पंजाब में जो है वो उपजाऊ ज़मीन थी, पानी भी ठीक ठाक था, ग्राउंड वाटर को निकाला गया, है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं दीर्घकालिक परिणामों की, तो उनको ठीक करने में समय जाएगा और प्रयास भी लगेंगे। दीर्घकालिक में जैसे कि ग्राउंड वाटर का दोबारा से भरना,
है ना, जो मिट्टी है जिसमें इतने केमिकल्स का यूज़ करके जो ख़राब हो चुकी है उसको भी दोबारा सही करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे प्रयास लगेंगे और समय भी लगेगा, 1-2 दिन में तो होगा नहीं ये, है ना। तो ये हमने पढ़ ली पंजाब की केस स्टडी, जिसमें हमने देखा कि कैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन से खाना तो उपलब्ध हो गया भारत में, लेकिन इसके साथ ही साथ प्रकृति को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। वहाँ पर जो भूजल है वो बहुत नीचे जा चुका है। तो अगली वीडियो में जो है हम सीमेंट का उदाहरण देखेंगे और जानेंगे कि ये जो उद्योग है सीमेंट का, ये किस तरीके से प्रदूषित करता है हमारे पर्यावरण को, और हम इसके अलावा क्या क्या चीज़ें अपना सकते हैं। जो हम सस्टेनेबिलिटी की या जो संधारणीयता की बात करते हैं ना, वो कैसे हो सकती है, ये हम जानेंगे अगली वीडियो में। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट में मेंशन कर देना। ओके, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।